हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ रुख करें उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन के सरेंडर की शर्त पर रूस बातचीत के लिए तैयार हो गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की फौज अगर सरेंडर कर देती है तो हम उनके देश पर कब्जा नहीं करेंगे। प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए तैयार हो चुका है पुतिन। रूस की सुरक्षा परिषद के साथ पुतिन की बैठक हुई है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे, यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। यूक्रेन नागरिकों को ढाल बना रहा है, यह भी बड़ा आरोप लगाया गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा हम प्रतिनिधिमंडल भेजने को तैयार हैं और मिन्स्क के जरिए बातचीत के लिए तैयार है, यह भी पुतिन की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूक्रेन पर रूस के हमले शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी है और लगातार कई बड़े धमाकों की आवाज भी वहां पर सुनी जा सकती है। और अब जो ताजा अपडेट है वो ये कि रूस बातचीत के लिए तैयार है। पुतिन का कहना है कि अगर यूक्रेन सरेंडर कर देता है और अगर वो अपने तेवर अगर बदलता है तो फिर उसके बाद जो रूस है वो बातचीत के लिए तैयार है। बढ़ते आगे, रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद अब हालात बिगड़ने लगे हैं। यूक्रेन के टर्नोफिल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बलरामपुर जिले के कुसमी के 2 छात्रों ने वीडियो शेयर करते हुए वहां हो रही परेशानी से अवगत कराया है और भारत सरकार से मदद मांगी है। वीडियो में आशीष और सुभाशीष ने बताया कि यूक्रेन में हालात कितने चिंताजनक हो गए हैं। वहां अब खाने पीने के सामान की समस्या खड़ी हो गई है, बैंक पूरी तरह से बंद हो गए हैं और ATM में भी लंबी भीड़ लगी हुई है। हवाई सेवा बंद होने उनकी वतन वापसी में परेशानी हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी है। अंबिकापुर के भी 4 छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने की खबर है। छात्रों के परिजनों ने सरकार से मदद की अपील की है। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले का एक छात्र तुषार गिरी गोस्वामी भी यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसने भी सरकार से मदद की अपील की है। तुषार ने IBC 24 को जो वीडियो भेजा है इसमें एक के बाद एक 4 बम धमाके भी सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा रायगढ़ जिले से मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए 4 छात्र छात्राएं और सरायपाली का एक छात्र भी युद्ध की वजह से यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं। पूरे मामले पर CM भूपेश बघेल ने कहा है कि यूक्रेन से फंसे छात्रों को वापस लाना हमारी पहली प्राथमिकता है। CM ने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। स्टूडेंट यहाँ पर रह रहे हैं, सभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और मैं अपनी सरकार से यही अपील करता हूँ, यही गुहार लगाता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारी मदद करे और यहाँ से हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट करें। हमें खाने के लिए सब जमा करना पड़ रहा है, पानी पीने के लिए पानी जमा करना पड़ रहा है, पैसों का लेन देन असंभव होते जा रहा है। सरकार से बस यही याचना है और गुहार है कि हमें किसी भी तरह से यहाँ बचा लें और जल्द से जल्द अपने माता पिता के पास पहुँचा दें। यहाँ हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खार्किव में तो इतने बम ब्लास्ट हुए हैं, बट कीव में और ज़्यादा हालत ख़राब है। तो अपने छत्तीसगढ़ सरकार से यही अनुरोध है कि प्लीज़ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट जो भी यहाँ 150-200 टोटल यूक्रेन में होंगे उनके लिए प्लीज़ कुछ कीजिए। तो अभी प्लान ये है कि हम जा रहे स्टूडेंट्स जहाँ पे हैं हॉस्टल, वहाँ पे बोला जा रहा है कि जगह मिल रहा है रहने को, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे रहेंगे कुछ दिन तक। अगर वहाँ से इवैक्यूएशन होता है तो वहाँ से सीधे निकल जाएंगे। कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम लोग रख लिए हैं, कपड़े और खाने पीने के। सबसे पहली बात ये है कि हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं और उसके लिए हमने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से जैसे ही प्लेन की व्यवस्था होती है या कूटनीति जिस प्रकार से चर्चा होती है या पड़ोसी देशों में जाने की कहीं व्यवस्था हो तो वहाँ से भी लाना पहले हमारे लिए प्राथमिकता है, हमारे बच्चों को। जो भी ताजा अपडेट होगी इस पूरे मामले से वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर को करीब 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसमें बहुप्रतीक्षित तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज भी शामिल है। 107 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 1620 मीटर लंबे इस ब्रिज के शुरू हो जाने से अब लोगों को जाम से राहत मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से तैयार व्यापार विहार स्मार्ट रोड का भी लोकार्पण किया।
वहीं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से बनाए गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्लानिटोरियम का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। 3 एकड़ में 77 लाख रुपए की लागत से बनाए गए प्लानिटोरियम में दिन में ही आकाशीय नजारे का अवलोकन किया जा सकेगा और इस प्लानिटोरियम में एक साथ 200 लोगों के बैठने की क्षमता है। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान पहुंचे, जहां सीएम ने 62 कार्यों का लोकार्पण और 35 कार्यों का भूमि पूजन करते हुए शहर को 97 विकास कार्यों की सौगात की। इसमें पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास, महाराणा प्रताप चौक, तारबहार चौक, स्मार्ट सड़क भी शामिल है। लोकार्पण सहित विकास कार्यों के 356 करोड़ रुपये निर्माण और विकास कार्य आज हुआ। बिलासपुर वासियों को बधाई, शुभकामनाएं और अरपा के सौंदर्यीकरण के लिए, विकास के लिए कोई राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी, न ही बिलासपुर के विकास में किसी प्रकार की कोई कोताही बरती जाएगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि असहमति स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए ईडी, आईटी जैसी संस्थाओं का सहारा लेते हैं। मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में भी ईडी और आईटी आ जाए। वहीं खाद्य समस्या और राज्यसभा में स्थानीय नेताओं को मौका देने को लेकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर तंज भी कसा। अपने विरोधियों को इस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। चुनाव होने के बाद हो सकता है छत्तीसगढ़ में फिर एक आध दो दौरा हो इनका, आईटी, ईडी, इनका फिर से एक आध दौरा हो, तो ये लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना। मतलब असहमति का बिल्कुल सम्मान ही नहीं कर सकते। ये भारत सरकार अब आदमियों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाया, बेड उपलब्ध नहीं करा पाया, दवाई उपलब्ध नहीं करा पाया, खेतों का खाद भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। मैं स्वागत करूंगा, वो बिल्कुल भारत सरकार से मांग करे, चले दिल्ली, ये 7 मार्च निपटने दीजिए चुनाव। सबसे पहले तो डीजल और पेट्रोल के भाव में बड़े वृद्धि होगी, रसोई गैस में वृद्धि होगी। ये सबसे पहले चुनाव प्रभाव ये दिखेगा। नहीं, यहाँ के लोगों को भी मौका मिला, कुछ एक आध बाहर के भी रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी स्थानीय लोगों को मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी जब एक उंगली सामने तरफ करते हैं ना, 3 उंगली उनके तरफ है। वो क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र में गौमूत्र के वैज्ञानिक और व्यवस्थित इस्तेमाल की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने इसके लिए मुख्य सचिव को प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों, गौमूत्र का रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बदले उपयोग करने वाले कृषकों, कामधेनु विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट से चर्चा कर 2 हफ्ते में कार्य योजना बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रासायनिक खादों और विषैले कीटनाशकों के लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक शक्ति घट जाती है, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि गौमूत्र के इस्तेमाल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने से पहले इस दिशा में अब तक देश में हुए रिसर्च का संकलन भी किया जाना चाहिए। रायगढ़ में महिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर 17 कांग्रेस पार्षदों के इस्तीफे के ऐलान के बाद कांग्रेस में अब सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश संगठन डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। पीसीसी ने आखिरकार महिला कांग्रेस अध्यक्ष बरखा सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। रायगढ़ में महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रानी चौहान की नियुक्ति भी कर दी गई है। आज इस संबंध में नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया। नई नियुक्ति के बाद महिला कांग्रेस के एक धड़े में उत्साह का माहौल रहा, तो वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था कि वो संगठन को एकजुट कर पार्टी को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। प्रयास करूंगी कि महिलाओं को लेकर एकजुट होकर काम करूंगी और संगठन को मजबूत करूंगी और संगठन के लिए ही काम करूंगी, संगठन के अहित के लिए। अध्यक्ष हमारी जो बनी है रानी चौहान, ये सबकी सहमति से बनी है और जहां तक विवाद की बात है वो छोटे मोटे विवाद तो देखिए होते रहते हैं। अध्यक्ष बरखा सिंह ने अपने इस्तीफा दिया है, उसके बाद हमारे महिला कांग्रेस के प्रदेश ने यहाँ पर नए अध्यक्ष नियुक्ति दी है। ये एक प्रक्रिया है, इसमें कोई विवाद जैसी बात नहीं है। कोई अगर पद खाली होता है तो उस पर नया भर्ती होता है।
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की अंतरिम जमानत याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जीपी सिंह के अधिवक्ता ने राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पिछली सुनवाई में बताया गया था कि ईओडब्ल्यू की टीम ने 11 जनवरी को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया था और उन्हें संपत्ति का ब्यौरा बताने के लिए जेल से बाहर आना पड़ेगा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए थे। आपको बता दें, जीपी सिंह भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की और याचिका में कहा गया कि ईओडब्ल्यू की जांच पूरी हो गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने प्रस्तुत करने के लिए मौका नहीं दिया गया है। संपत्ति का डिटेल देने उन्हें जेल से बाहर आना जरूरी है, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अभी फिलहाल जीपी सिंह को जेल में ही रहना होगा। बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, अवैध गैस गोदाम में ब्लास्ट हुई है और सिलेंडर फटने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि इस गोदाम में अवैध रूप से रिफिलिंग का काम चल रहा था। अवैध गोदाम में 70 से ज्यादा सिलेंडर मिले हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। कबीर नगर के सोन डोगरी में यह अवैध गैस गोदाम चल रहा था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सोन डोगरी के अवैध गैस गोदाम में ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं और फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मौके पर ही मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध रूप से यहां पर रिफिलिंग का काम चल रहा था। हो जाए पूरे और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी संदीप मौजूद हैं। संदीप, क्या कुछ वहां पर चल रहा था? अवैध गैस गोदाम बताया जा रहा है, कब से ये चल रहा था? अभी ताजा हालात कैसे हैं? 2 लोग जो गंभीर रूप से झुलसे थे, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, बहुत बड़ा हादसा टला है क्योंकि घनी बस्ती के बीच में अवैध रूप से गैस गोदाम चल रहा था और यहाँ पर अवैध रूप से रिफिलिंग का काम चल रहा था। अभी तक जो नाम सामने आया, पाठक परिवार उसे संचालित कर रहा था अवैध रूप से। और ये बड़े कमर्शियल सिलेंडर लेकर, जो छोटा 16 किलो का गैस सिलेंडर होता है घर का, और उससे छोटे जो 5 किलो के सिलेंडर होते हैं, वो इस पर रिफिलिंग करते थे। देखिए, 2 बात हम इस पर जरूर कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ा हादसा टला है क्योंकि 60 से 70 सिलेंडर वहां मौके पर दिखाई दे रहे थे। और जब हम मौके पे पहुंचे, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे पहुंची, तो 25 सिलेंडर ऐसे थे कम से कम जिनमें गैस का रिसाव हो रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम चूंकि आनंद फानंद में पहुंची थी, बहुत ज्यादा उनके पास सिक्योरिटी इक्विपमेंट नहीं थे, फिर भी फायर ब्रिगेड की टीम जो है उसने जान पर खेलते हुए, आपको बता दें, ऑन कैमरा हमने रिकॉर्ड किया कि जो गैस सिलेंडर लीक कर रहे थे उसे उठा करके पानी छीट कर उसे जो है एक गड्ढा खोदा गया था, उसमें पानी भरा गया और उस पानी के गड्ढे में जो इन्होंने सिलेंडर को डाला, मतलब ताकि और ब्लास्ट ना हो जाए। बहुत बड़ा ब्लास्ट था, 2 लोग इसमें झुलसे हैं। एक देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि स्थानीय लोग बता रहे थे पिछले 4 से 5 साल से यहाँ पर यह अवैध गोदाम चल रहा था घर के अंदर। बड़ी बात यह है, पुलिस को अगर नहीं दिखा तो ठीक है, ये फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों की नजर में आज तक क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि 60 से 70 सिलेंडर मिले हैं। स्थानीय लोग बता रहे थे कि हर दिन वहां पर कम से कम 2 छोटा मालवाहक, जो छोटा हाथी बोलते हैं, उस गाड़ी में कम से कम 2 गाड़ी सिलेंडर पहुंचते थे। 2 मतलब 16 किलो के या सिलेंडर है या एक गाड़ी कमर्शियल की उनके पास हर दिन पहुंचती थी। मतलब इतनी बड़ी संख्या में अगर वहां पर गैस सिलेंडर खपाए जा रहे थे, तो आखिर ऐसी कौन सी गैस एजेंसी है जो इसे सप्लाई कर रहा था, और वो किस खाते से किन ग्राहकों के जो सिलेंडर चोरी करके सप्लाई कर रही थी एजेंसी। फिलहाल बहुत बड़ा हादसा टला है। दोनों गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। अंबेडकर अस्पताल में भर्ती है जो संचालक है, वही झुलसे हैं। पूरी तरीके से अंधेरा था, बहुत ज्यादा तो अंदर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। CSP आजाद चौक के अलावा तमाम TI 3 वहां पर पहुंचे थे। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में इसे कल सुबह यहाँ से टोटल बंद होना चाहिए और ऐसी कार्रवाई आसपास जहां भी चल रही हो बंद हो, क्योंकि जब ये फायर ब्रिगेड के खुद कर्मचारियों ने कहा कि बहुत बड़ा हादसा होता था और 100 से 150 मीटर का जो दायरा है वो बुरी तरीके से वहां पर जो है आगजनी होती, क्योंकि ये खुद फायर डिपार्टमेंट के लोग बता रहे हैं, क्योंकि लगातार सिलेंडर रिसाव इसमें हो रहा था जो है।
तो एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। बिल्कुल संदीप, एक राहत की बात यह है कि बहुत बड़ा हादसा एक टल गया है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी खुद बता रहे हैं कि एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि करीब 25 सिलेंडरों में लीकेज हो रहा था और वो भी रिहायशी एरिया में इस तरह का अवैध काम किया जा रहा था। शिकायत के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों पर आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो एक एक करके जो सिलेंडर है या अवैध सिलेंडर है उनको बाहर ले जा रहे हैं। और गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना रायपुर में कोई एक बड़ा हादसा जरूर हो सकता था। ठीक है, बिल्कुल संदीप, देखने वाली बात होगी कि आगे अब क्या कुछ कार्रवाई होती है। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की दरों के निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जनसुनवाई पूरी कर ली है। 2 दिनों तक चली इस जनसुनवाई में अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं ने अपने अपने प्रस्ताव आयोग के सामने रखे। शुक्रवार को इंडस्ट्री, सामाजिक संगठन, ट्रेड यूनियन और निकाय से जुड़े लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। इंडस्ट्रीज की तरफ से नियामक आयोग को टैरिफ में यूनिफॉर्मिटी लाने की मांग की गई है। वहीं फूड इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों ने उन्हें विशेष रियायत या फिर कृषि कैटेगरी में शामिल करने की मांग की। इससे पहले गुरुवार को कृषि, घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा था। बिजली वितरण कंपनी ने अगले साल के लिए आय व्यय के बाद लगभग 3,642 करोड़ रुपए मुनाफा का अनुमान लगाया। इस मुनाफे को पिछले 2 साल के नुकसान के साथ एडजस्ट करने की भी मांग की गई है। वर्तमान में वितरण कंपनी लगभग 4,388 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। रोलिंग मिल की टैरिफ जो खाली रोलिंग मिलें हैं वो 8 रुपये से 9 रुपये प्रति यूनिट आ रही है। मिनी स्टील प्लांट में 5.5 रुपये प्रति यूनिट आ रही है और स्पंज आयरन विद पावर प्लांट में जो आ रही है 7.5 रुपये। तो हमने नियामक आयोग से यही बोला है कि सभी सेक्टर की रोलिंग टैरिफ जो है एक किया जाए। एडवाइस किया है कि आपकी जो बिजली व्यर्थ में जा रही है या बहुत सस्ते दामों में जा रही है, 1.5-2 रुपये ग्रिड में चली जाती है, उसके बदले हम लोग 4 रुपये 4.5 रुपये आपको देने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमारे को वो बिजली, एक्स्ट्रा बिजली हमारे को रात को दो। जो भी इंडस्ट्रीज है, इरीगेशन और फूड से रिलेटेड एलाइड्स जितने भी हैं, उनको टैरिफ का बेनिफिट मिलना चाहिए जो नेशनल लेवल पे दूसरे स्टेट दे रहे हैं। जो 2 दिन की सुनवाई हुई है उनमें विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं ने अपने अपने विचार दिए हैं, सुझाव आए हैं, उनका भी हम ध्यान में रखते हुए इस तरह का टैरिफ हम बनाएंगे। 1 अप्रैल से लगभग लागू करने की कोशिश हम करेंगे। सूरजपुर के प्रेमनगर में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटने से 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। हादसे में घायलों का उपचार सूरजपुर जिला अस्पताल में चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। दरअसल इस पिकअप वाहन से ये सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और हादसे की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक खेलसाई सिंह और सूरजपुर जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों को घायलों के बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए हैं। प्रेमनगर के वार्ड क्रमांक 2 से ही ज़्यादा लोग आ रहे थे और उनका आना था शिवपुर में। पहले कुछ शादी उदी किए थे, संबंध में खाना पीना इन लोगों का शिवपुर में था। शंकर भगवान के पूजा स्थान में पूजा जब भी किए, पूजा करने के बाद आगे बढ़े और तत्काल ही वो पिकअप वहीं पर पलट गई। पुलिस तो हमेशा संबंध में कभी रास्ता रोक करके सुझाव देना हर तरह का करते हैं, लेकिन पता नहीं कि हम लोग मानते हैं, मानना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।